नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा, फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कहा था मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकॉनमी बनेगा। भारत लगातार सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार की नीयत और प्रतिबद्धता साफ है। हम विकसित भारत पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर खींचतान देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में राहुल गांधी के बजट पर दिए भाषण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के काल में राजकोषीय घाटा ज्यादा था और साथ ही विकास भी कम हुआ। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई भी बहुत ज्यादा थी। 2014 में एक कमजोर अर्थव्यवस्था थी भारत की। पीयूष गोयल ने यूपीए कार्यकाल में हुए घोटालों की भी याद दिलाई और कहा कि यूपीए के 10 साल का शासन एक असफल मॉडल है। So clearly the atmosphere was one of depression, despondency and despair under the UPA government, and international agencies were talking about a downgrade. He was hoping that domestic experts will agree with the UPA government what it said when it put fiscal stability at the top of the agenda. This is a quote from his speech, that fiscal stability should be at the top of the agenda. And then he says, and very interestingly, I quote, going forward, I appeal to all political parties to join me in the pledge that we shall not, and then he repeats for emphasis, we shall never do anything that will affect the stability of the foundations of India's economy. This is Mr. Chidambaram's speech of 2014-15, which I have quoted from. आज बजट पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बजट में दूर दूर तक उम्मीद दिखाई नहीं देती। इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही। न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। ये 11वें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांव के लिए और उनकी तकलीफ परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 दिखाई दे रहा है मुझे। रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर बोलते हुए सीएम योगी ने पहले उन्हें नेता विपक्ष चुने जाने की बधाई दी और फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा
कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि चाचा बेचारे हमेशा ही ऐसे ही बार बार मार खाते हैं। उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। और इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सभा को संबोधित कर रही हैं। सीधे चलते हैं, आखिर देखते हैं क्या कह रही हूं। ऊपर से एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुल्ली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि जब शुगर हाई होती है, इंसुलिन की जरूरत तब पड़ती है। उनकी पहले ही 50 से नीचे शुगर जा रही है, इंसुलिन लेके वो खुद को खत्म करना चाहेंगे। अब आप लोग बताइए, ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? फर्जी केस, सेहत के साथ खिलवाड़ और एक जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि कैसे दिल्ली के कामों को रोकना है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी ना किसी तरह से दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकवाते। वो लड़ाई कर करके सब काम करवाते हैं दिल्ली के लोगों का। भाजपा की राजनीति, भाजपा के 7 सांसद दिए हैं दिल्ली के लोगों ने। आप उनसे पूछिए, दिल्ली के लिए इन भाजपा के सांसदों ने क्या काम किया है। इन लोगों की सिर्फ एक ही राजनीति है, नफरत की और काम को रोकने की। लेकिन आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब बातों से नहीं डरने वाले। वो दिल्ली के लोगों के लिए, वो सभी लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। मैं 30 साल से उनके साथ हूं। मुझे पता है उनमें सेवा का कितना जज्बा है और मैं आशा करती हूं कि आप सब भी उनका साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल को भी आप सुन रहे थे। एक सभा को वो संबोधित कर रही थी। ये सभा जो आयोजित की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ। सुनीता केजरीवाल ने 2-3 अहम बातें इस सभा के दौरान बोली। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र हो रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी सेहत को लेकर उन्होंने ये बात कही। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एक फर्जी केस में उन्हें फंसाया गया है और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के लिए काम कर रही है, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और उसी दिशा में लगातार वो काम भी करती रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी के 7 सांसद दिल्ली के हैं, उनसे जनता सवाल करे कि वो दिल्ली के लिए
क्या कर रहे हैं। तो आपको बताएं, लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा सियासत को गरमाए हुए है। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे की। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल गिरफ्तार आरोपियों के नाम परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, मनोज कथुरिया है। मनोज कथुरिया एसयूवी चला रहा था, वो पेशे से कारोबारी है और गाड़ियों का शौकीन है। बाकी चारों आरोपी बेसमेंट के मालिक हैं, यानी बेसमेंट के 4 मालिक हैं। बेसमेंट को 2021 में किराए पर दिया गया था, लेकिन बेसमेंट के मालिकों ने इसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं कराई थी। अब इसकी जांच में जुटी पुलिस ने कई छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही तमाम मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें इकट्ठा की जा रही हैं। आपको बता दें कि हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें हादसे के कारण, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र, साथ ही ऐसे हादसों से बचने के उपाय और नीति में बदलाव की सिफारिश भी होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 3 स्टूडेंट की मौत के बाद मुखर्जी नगर के बत्रा इलाके में कल शाम से ही कई स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। वो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई मौत को हादसा नहीं बल्कि एक हत्या बता रहे हैं। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। 43 लोगों की मौत हुई है। मेपड्डी के पास कई पहाड़ी इलाकों में हुई इस दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मलबे में सैकड़ों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है, लेकिन भारी बारिश से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मंगलवार तड़के मेपड्डी के पास मुंडकई में और चुरालमाला में भूस्खलन हुआ। शंका है कि मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक 33 शवों की शनाख्त हुई है। इनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। राहत में जुटा केरल का स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। पीएम ने हर संभव का भरोसा उन्हें दिलाया है। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पीएम राहत फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals, and many are injured. So they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also, that's we have ensured that. We have NDRF team there, but 4 more teams will be joining there, and also we have fire force teams there, civil defense team is there, and also Navy will be reaching there. Honorable Chief Minister has informed, so Chief Minister has sought the help of Army, Navy, etc. Chief Minister is coordinating disaster management operation from his office, and the team of ministers will coordinate rescue operations in the field. Police, fire force, NDRF and other agencies are already undertaking operations on a war footing, and we have sought Army's help. Army will reach the site soon. 250 people have been rescued. Government has officially confirmed 43 deaths, and the gravity of this disaster is much more than these numbers. And all possible efforts are being made to rescue people and to recover bodies. Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala.
I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पी विजयन से बात की और वहां के मौजूदा हालात के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।